आज की वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक की पढ़ेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग पीछे का वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। हम लोग लूसेंट साइंस का सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें फ़िज़िक्स हम लोगों का लगभग ख़त्म होने पे है। 2-3 वीडियो और टॉपिक का आएगा और फिर 2-3 टॉपिक बचा है, फिर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग जीव विज्ञान स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक फिजिक्स का पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, ये है इलेक्ट्रॉन जब क्वार्ट्ज क्रिस्टलों के भीतर एक नियत पथ पर गति करता है तो उससे उत्पन्न प्रभावों को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, आधुनिक वैज्ञानिक युग में इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में काफ़ी विकास हो चुका है। आज इलेक्ट्रॉनिकी यंत्रों का कृषि, संचार, चिकित्सा, रक्षा, उद्योग, अंतरिक्ष अनुसंधान, इंजीनियरिंग, शिक्षा, घरेलू उपयोग के यंत्रों आदि विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों में पहले निर्वात ट्यूबों का प्रयोग किया जाता था जो काफ़ी स्थान घेरता था, जिसके कारण 19वीं शताब्दी के आरंभ में बड़े बड़े रेडियोग्राम देखने को मिलते हैं थे। धीरे धीरे निर्वात ट्यूब व वैक्यूम ट्यूब्स का स्थान अर्धचालकों, सेमीकंडक्टर्स व ट्रांजिस्टर्स ने ले लिया, जो अपेक्षाकृत काफ़ी कम स्थान घेरते हैं और अपेक्षाकृत सस्ते भी होते हैं। आधुनिक समय में धीरे धीरे इनके स्थान पर इंटीग्रेटेड सर्किट्स का प्रयोग किया जा रहा है। इनमें सर्वाधिक विकसित तकनीक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रोचिप्स की है। अब है गैसों में विद्युत विसर्जन, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रो गैसेज। हम लोग देखते हैं साधारण दाब पर गैस से विद्युत का कुचालक होती है, लेकिन साधारण दाब रहने पर भी अगर इलेक्ट्रोडों के बीच उच्च विभवांतर स्थापित किया जाता है तो गैस से होकर विद्युत प्रवाह होने लगता है। गैसों के दाब कम करने पर उसके बीच कम ही विभवांतर आरोपित करने से उनमें होकर विद्युत प्रवाह होने लगता है। इसी को विद्युत विसर्जन कहते हैं। विद्युत विसर्जन की क्रिया में गैसों का क्या होता है, आयनीकरण होता है, आयोनाइजेशन होता है और जिससे गैसों के परमाणु धनायन और ऋणायन में विभाजित हो जाते हैं। ये अनायन विपरीत दिशा में चलने लगते हैं। इन आयनों की गति से ही विद्युत प्रवाह होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है जब विद्युत विसर्जन की क्रिया होता है तो गैस का क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है और गैस में परमाणु धनायन और ऋणायन में विभाजित हो जाता है और ये आयन विपरीत दिशा में चलने लगते हैं और इन आयनों की गति से क्या हो जाता है, विद्युत प्रवाह होता है। ठीक है, उसके कैथोड किरणें हैं। जब कभी विसर्जन नली के इलेक्ट्रोडों के बीच प्रेरण कुंडली द्वारा उच्च विभवांतर स्थापित किया जाता है तथा नली में भरी गैस का दाब 10⁻² से 10⁻³ मिमी पारी के स्तंभ के बराबर होता है तो कैथोड से नीली वर्ण रेखाएं निकलती हुई दिखाई देती है। इन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। जब ये किरणें कैथोड के सामने की नली की दीवार से टकराती है तो प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंस उत्पन्न होती है, जिसका रंग कांच की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अब है कैथोड किरणें के गुण। तो कैथोड किरणें सरल रेखा में चलती है। ये किरणें कैथोड के तल के लंबवत उत्सर्जित होती है तथा इनकी दिशाएं एनोड की स्थिति पर निर्भर नहीं करती है। ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, ये किरणें ऊष्मा उत्पन्न करती है तथा इनमें यांत्रिक ऊर्जा होती है। इनमें किसमें, तो कैथोड किरणें में। और ये किरण विद्युत क्षेत्र में एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होते हैं। कैथोड किरणें ऋणावेशित होती है, नेगेटिव चार्ज पे रहता है। ये किरण गैसों को आयनीकृत कर देती है। कैथोड किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर देती है। कैथोड किरणें धातु की प्लेट को भेद कर पार कर जाती है। जब ये किरणें उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातुओं पर गिरती है तो एक्स किरणें उत्पन्न करती है। बोल रहा है जब कैथोड किरण उच्च परमाणु क्रमांक वाली धातु पर गिरेगी तो क्या एक्स किरण उत्पन्न कर देगी। ठीक है, अब है धन किरणें या कैनाल किरणें। पॉजिटिव और कैनाल रेज। सन 1886 ईस्वी में गोल्डस्टीन ने याद किया कि यदि विसर्जन नली में कैथोड
छिद्रयुक्त हो तथा नली में भरी हुई गैस का दाब 0.0001 मिमी से 5.05 मिमी पारे के स्तंभ के तुल्य हो तो कैथोड के पीछे एनोड से दूर गैस में प्रकाश चलती हुई दिखाई देती है। तो यहाँ पे जब ये तो कैथोड के पीछे क्या हुआ, एनोड से दूर गैस में प्रकाश चलती हुई दिखाई देती है। कैथोड के छिद्रों से निकलने के कारण गोल्डस्टीन ने इन किरणों का नाम कैनाल किरणें रखा। अब है धन किरणों के गुण। तो घन किरणें सीधी रेखा में संचरित होती है। ये किरणें कांच पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है और ये किरणें एल्यूमिनियम की बारीक प्लेट को पार कर जाती है। ये किरणें गैसों का आयनीकरण करती है। धन किरणों की संचरण की गति कैथोड किरणों के संचरण की गति से बहुत कम होता है। धन किरणों के प्रत्येक कण का द्रव्यमान उन गैसों के परमाणु के द्रव्यमान के निकट होता है जिसमें विद्युत विसर्जित की जाती है। उसके बाद है क्या, यहाँ प्रकाश विद्युत प्रभाव है। ठीक है, प्रकाश विद्युत प्रभाव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब धातुओं के सतह पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश किरणें गामा किरणें, एक्स किरणें सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इस क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। यहाँ क्या कहा जा रहा है, जब धातुओं की सतह पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश किरणें, गामा किरण हो गया, एक्स किरण, ये सब किरण जो हो गया, ये परावैंगनिक किरण हो गया एवं दिश प्रकाश हो गया, ये सब उच्च आवृत्ति के प्रकाश किरणें हैं जो आपतित होती है किसी धातु की सतह पर। तो उन धातुओं की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं और इस क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। सबसे पहले इसका आविष्कार डब्ल्यू स्मिथ ने सन 1873 ईस्वी में किया। कुछ वर्षों के बाद हर्ज ने भी इसके बारे में बताया। उन्होंने देखा कि जब परावैंगनिक किरणें घुंडियों के चिंगारी पर ऑन स्पार्क गैप पड़ती है तो चिंगारी अधिक आसानी से निकलती है। हर्ज के एक वर्ष बाद हॉलबॉक, इलस्टर और गेटेल ने एक साधारण प्रयोग करके प्रकाश विद्युत के सर्वसाधारण अभिलक्षण को स्थापित किया, परंतु प्रकाश विद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या आइंस्टीन एवं मिलिकन ने की, जिसके लिए उन्हें क्रमशः 1921 ईस्वी में एवं 1923 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। सभी धातुएं एक्स किरणें एवं गामा किरणों के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखलाती है। सभी क्षारीय धातु एवं जिंक प्रकाश के साथ भी प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखलाती है। विद्युत चुंबक की तरंगें छोटे छोटे कणों से बनी होती है जिन्हें फोटोन कहते हैं। फोटोन ऊर्जा का बंडल पैकेट्स ऑफ एनर्जी होता है। इसमें निहित ऊर्जा E = Hv होता है, जहाँ H = 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड होती है, जिसे प्लांक नियतांक प्लांक्स कांस्टेंट कहते हैं H को। ठीक है, तथा V फोटोन की आवृत्ति होती है। जब ये फोटोन धातु की सतह से टकराते हैं तब एक फोटोन की कुल ऊर्जा धातु के एक इलेक्ट्रॉन में स्थानांतरित हो जाती है। यदि यह ऊर्जा धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान के बराबर या उससे अधिक होती है तो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल आता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रकाश के कण प्रकृति की पुष्टि होती है। वह प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। जब प्रकाश के विशेष रंग की कोई किरण धातु की सतह पर पड़ती है तो प्रति सेकंड धातु की सतह से निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। अब है सेकेंड पॉइंट, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान 0 से महत्तम के बीच बदलता रहता है। इलेक्ट्रॉन की इस गतिज ऊर्जा का मान प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, उसकी तीव्रता पर नहीं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी, ये जो गतिज ऊर्जा, उसका मान मतलब प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करेगा लेकिन उसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। धातु की सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित मान से कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं हो पाता है। आवृत्ति के इस निश्चित मान को दहलीज आवृत्ति, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, अर्थात दहलीज आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जिससे कम आवृत्ति का प्रकाश धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन न कर सके। तो ये सबसे कम आवृत्ति वाला प्रकाश होता है जिसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अब है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ।
दहलीज आवृत्ति के संगत तरंगदैर्घ्य को दहलीज तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यह वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य है जिससे अधिक तरंगदैर्घ्य का प्रकाश धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं कर सकता है। जैसे यहाँ पर लैम्डा इक्वल टू सी बाई वी दिया है, जहाँ सी इक्वल टू प्रकाश का वेग है। कार्य फलन वर्क फंक्शन हो जाता है वह ऊर्जा का वह न्यूनतम मान है। वर्क फंक्शन क्या है? यह ऊर्जा का यह न्यूनतम मान है जो इलेक्ट्रॉनों को धातु के अंदर से यह ऊर्जा का वह न्यूनतम मान है जो इलेक्ट्रॉनों को धातु के अंदर से धातु के पृष्ठ तक लाने में व्यय होता है। धातु के अंदर से धातु के पृष्ठ तक लाने में जो व्यय होगा ऊर्जा, वही हो जाएगा कार्यफलन वर्क फंक्शन। अर्थात किसी धातु का कार्यफलन उतने कार्य को कहते हैं जितना कार्य करने से उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन प्रारंभ हो जाए। इसे फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। फाई नॉट इक्वल टू एच वी नॉट इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नॉट, जहाँ एच इक्वल टू प्लांक नियतांक है जिसका मान होता है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, और सी इक्वल टू प्रकाश का वेग है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव के आइंस्टीन की व्याख्या, और प्रकाश विद्युत प्रभाव में आइंस्टीन का क्या व्याख्या की ये पढ़ लेते हैं। सन 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने जर्मन वैज्ञानिक मैक्स प्लांक द्वारा प्रतिपादित क्वांटम सिद्धांत को आधार मानकर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। उसने प्रकाश ऊर्जा को छोटे छोटे बंडलों के रूप में कल्पना की जो प्रकाश के वेग से चलते हैं। इन बंडलों को क्वांटा या फोटोन कहते हैं। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा hv के बराबर होती है। यहाँ h प्लांक नियतांक है और v विकिरण की आवृत्ति है। आइंस्टीन ने बताया कि प्रकाश की तीव्रता इन्हीं फोटोन की संख्या पर निर्भर करती है। इसके अनुसार जब hv ऊर्जा का एक फोटोन किसी धातु के तल पर आपतित होता है, मतलब आता है, तो ऊर्जा का एक भाग धातु के तल से इलेक्ट्रॉन निकालने या धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन मुक्त करने में व्यय होता है। इस ऊर्जा को कार्यफलन की ऊर्जा फाई नॉट कहते हैं। फोटोन की शेष ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है। यदि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m और वेग भी हो तो फोटोन की ऊर्जा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा प्लस कार्यफलन की ऊर्जा अर्थात hv इक्वल टू 1/2 mv² प्लस फाई नॉट होगा। hv इक्वल टू 1/2 mv² प्लस फाई नॉट। ये सब फार्मूला ध्यान में रखिएगा, कोई भी एग्जाम्स में पूछ सकता है। यदि आवृत्ति फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन की ऊर्जा के बराबर हो तो धातु तल से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग शून्य होता है। इस स्थिति में फोटोन की ऊर्जा hv0 होता है तथा v0 दहलीज आवृत्ति थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। hv0 इक्वल टू 0 प्लस फाई नॉट या फाई नॉट इक्वल टू hv0। अब hv इक्वल टू 1/2 mv² प्लस hv0 या 1/2 mv² इक्वल टू hv माइनस v0। यह आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण कहलाता है। यह है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। इस सब को ध्यान में रखना है। अब है प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। प्रकाश विद्युत सेल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रकाश विद्युत सेल का सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव के सिद्धांत पर आधारित है। प्रकाश विद्युत सेल कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रकाश चालकीय सेल, फोटो कंडक्टिव सेल, प्रकाश वोल्टीय सेल, फोटो वोल्टेक सेल, प्रकाश उत्सर्जक सेल, फोटो एमिसिव सेल आदि। प्रकाश विद्युत सेल के उपयोग क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयोग सिनेमा घरों में ध्वनि के पुनरुत्पादन में, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड व टेलीविजन में किया जाता है। प्रकाश विद्युत सेल का सड़कों पर लगी लाइटें प्रकाश विद्युत सेलों के द्वारा स्वचालित रूप से रात के समय जल जाती है व दिन के समय बुझ जाती है। दरवाजों को स्वचालित रूप से खोलने व बंद करने के लिए भी प्रकाश विद्युत सेलों का प्रयोग किया जाता है। बैंकों की तिजोरियों में प्रकाश विद्युत सेल लगे होते हैं जो चोरी आदि होने की सूचना देते हैं। प्रकाश विद्युत सेलों का उपयोग अंतरिक्ष यान की बैटरियों के आवेशन में किया जाता है। दिन के समय इन बैटरियों को आवेशित किया जाता है तथा रात के समय इनसे बिजली प्राप्त की जाती है। अब है प्रतिदीप्ति फ्लोरेसेंस।
प्रकृति में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जब उन पर उच्च आवृत्ति या छोटे तरंग द्रव्य का प्रकाश जैसे पराबैंगनी प्रकाश डाला जाता है तो वे उसे अवशोषित कर लेते हैं और अपेक्षाकृत निचली आवृत्ति या उच्च तरंग दैर्घ्य का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इन पदार्थों के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन तभी तक होता है जब तक कि उन पर प्रकाश डाला जाता है। इस घटना को प्रतिदीप्ति और ऐसे पदार्थ को प्रतिदीप्ति पदार्थ कहते हैं। प्रतिदीप्ति पदार्थ के उदाहरण क्या हैं? तो फ्लोरोस्पार है, पेट्रोल है, कुलीन सल्फेट है, यूरेनियम ऑक्साइड है, बेरियम, ये सब ध्यान में रखने वाला पॉइंट है। इसका उदाहरण फ्लोरेसेंस का उदाहरण है ये फ्लोरेसेंस पदार्थ का। ठीक है। प्रतिदीप्ति पदार्थ का दैनिक जीवन में कई उपयोग देखने को मिलते हैं, जैसे इनकी सहायता से आंखों से न दिखाई देने वाले विकिरणों जैसे पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणों का पता लगाया जाता है। एक्स किरणों का पता लगाने के लिए हम बेरियम प्लेटिनो साइनाइड का प्रयोग करते हैं। यह पदार्थ एक्स किरणों को अवशोषित कर हरे रंग के प्रकाश का उत्सर्जन करती है। आजकल घरों में प्रयोग की जाने वाले ट्यूबलाइट फ्लोरेसेंस ट्यूब में विभिन्न प्रकार के प्रतिदीप्ति पदार्थ का लेप चढ़ाते हैं, जिनसे उनसे विभिन्न रंग के प्रकाश उत्सर्जित होते हैं। ट्यूबलाइट में लेप के रूप में चढ़ाने वाले प्रतिदीप्ति पदार्थ तथा उनसे उत्सर्जित प्रकाश के रंगों का विवरण आगे सारणी में दिया गया है। ये प्रतिदीप्ति पदार्थ है और ये इससे उत्पन्न प्रकाश का रंग है। अब कैडमियम बोरेट, तो गुलाबी प्रकाश ये उत्सर्जित करता है। जिंक सिलिकेट जो है हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। और ये मैग्नीशियम टंगस्टेट हल्का नीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है। जिंक बेरिलियम सिलिकेट ये पीला प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम टंगस्टेट प्लस जिंक बेरिलियम सिलिकेट ये श्वेत प्रकाश को उत्पन्न करता है। ठीक है। अब है स्फुरदीप्ति फॉस्फोरेसेंस। प्रतिदीप्ति पदार्थों पर जब तक प्रकाश डाला जाता है तभी तक उनसे प्रकाश का उत्सर्जन होता है, अर्थात प्रकाश डालना बंद करते ही उनसे प्रकाश का उत्सर्जन बंद हो जाता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं कि जब उन पर प्रकाश डालना बंद कर दिया जाता है तो उसके बाद भी कुछ देर तक प्रकाश का उत्सर्जन करते रहते हैं। इस घटना को स्फुरदीप्ति कहते हैं तथा ऐसे पदार्थ को स्फुरदीप्त पदार्थ कहते हैं। जिंक सल्फाइड, कैल्शियम सल्फाइड, बेरियम सल्फाइड, ये सब इसके उदाहरण ध्यान में रखना है। बेरियम सल्फाइड स्फुरदीप्त पदार्थ के उदाहरण हैं। जिंक सल्फाइड पर जब नीले रंग का प्रकाश डाला जाता है तो वह हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जन करता है। प्रकाश डालना बंद करने पर स्फुरदीप्त पदार्थ जितने समय तक प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं वह स्फुरदीप्ति काल कहलाता है। स्फुरदीप्ति काल भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं तथा यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। गर्म करने पर स्फुरदीप्त पदार्थों की क्षमता नष्ट हो जाती है। आजकल घड़ी की सुइयों पर, साइन बोर्डों पर, बिजली बोर्डों आदि पर स्फुरदीप्त पदार्थ का लेप चढ़ाया जाता है। ये पदार्थ दिन में सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके रात में चमकते हैं। अब है उष्मायनिक या तापायनिक उत्सर्जन, थर्मायोनिक इमिशन। सन 1884 ईस्वी में थॉमस एल्वा एडिसन ने इसके बारे में बताया। जब किसी धातु के तार अथवा फिलामेंट को निर्वात में वैक्यूम में गर्म किया जाता है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन उष्मायन या तापायन कहलाते हैं। किसी धातु के फिलामेंट को गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की इस क्रिया को ही उष्मायनिक या तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तापायनिक सिद्धांत का प्रयोग कर तापायनिक वाल्व बनाए जाते हैं। डायोड, ट्रायोड आदि वाल्व इसके उदाहरण हैं। एक्स किरण तथा कैथोड किरण नलिका में भी इलेक्ट्रॉन तापायनिक उत्सर्जन से ही प्राप्त किए जाते हैं। अब है डायोड वाल्व। यह वाल्व उष्मायनिक उत्सर्जन की क्रिया पर आधारित है। इसका निर्माण सन 1904 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक थॉमस एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया। इसने केवल 2 ही इलेक्ट्रोड, फिलामेंट और प्लेट होते हैं, जिसमें एक वाल्व होता है जिसमें पूर्ण निर्वात उत्पन्न करके एक तंतु तथा प्लेट इस तरह लगाए जाते हैं कि वे एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते। तंतु तथा प्लेट का संबंध डायोड वाल्व के आधार पर लगे पिनों से होता है।
तंतु तथा प्लेट का संबंध डायोड वाल्व के आधार पर लगे पिनों से होता है। इस वाल्व का तंतु धातु का बना एक तार होता है जिसे गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तंतु को कैथोड भी कहते हैं। डायोड वाल्व का प्लेट निकिल धातु से बने बेलन के रूप में होती है तथा कैथोड को ढके रहती है। इसे धन विभव देकर कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित किया जाता है, अतः इसे एनोड भी कहते हैं। जब कैथोड को गर्म किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन कैथोड के चारों ओर जमा हो जाते हैं, जिसे अंतराकाशीय आवेश स्पेस चार्ज कहते हैं। जब प्लेट को धन विभव दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन प्लेट की ओर आकर्षित होते हैं, जिससे प्लेट और तंतु का परिपथ पूरा हो जाता है और धारा प्लेट से तंतु की ओर बहने लगती है। इसे प्लेट धारा कहते हैं। ठीक है। डायोड वाल्व का उपयोग दिष्टकारी रेक्टिफायर के रूप में किया जाता है, अर्थात इसके द्वारा प्रत्यावर्ती धारा एसी को दिष्ट धारा एडीसी में बदला जाता है। अब है डायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व। सन 1907 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट ने ट्रायोड वाल्व का निर्माण किया था। उन्होंने डायोड वाल्व के तंतु एवं प्लेट के बीच में एक तीसरा तत्व ग्रिड लगाया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पे डायोड वाल्व के तंतु एवं प्लेट के बीच में क्या लगा दिया गया? ग्रिड लगा दिया गया। इस प्रकार इस वाल्व के 3 इलेक्ट्रोड प्लेट, तंतु और ग्रिड होते हैं और इसलिए इसे ट्रायोड वाल्व कहते हैं। ट्रायोड वाल्व को हम प्रवर्धक, एम्पलीफायर, दोलित्र, ऑक्सीलेटर, प्रेसी, ट्रांसमीटर एवं संसूचक डिटेक्टर की तरह प्रयोग करते हैं। ये सब प्रयोग कर सकते हैं ऐसे ट्रायोड को हम लोग। अब यहाँ हम सेमीकंडक्टर पढ़ लेते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संरचना इस प्रकार की होती है कि कहीं इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और कहीं रिक्त होल बन जाता है, अर्धचालक कहलाते हैं। इनकी विद्युत चालकता सामान्यतः पर चालक कंडक्टर्स व विद्युत रोधी पदार्थों की चालकताओं के मध्य होती है। जर्मेनियम सिलिकॉन ऐसे मुख्य पदार्थ हैं जिनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर उपकरण में होता है। ये दोनों सेमीकंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन। वैसे अर्धचालकों जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उन्हें अंतर अर्धचालक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अर्धचालकों में अपद्रव मिलाने से प्राप्त ठोस को बाह्य अर्धचालक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। अपद्रव के रूप में आर्सेनिक अथवा एल्यूमिनियम मिलाते हैं। तो अपद्रव के रूप में हम लोग क्या मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में? तो ये आर्सेनिक या एल्यूमिनियम मिलाते हैं, जिससे अर्धचालक की चालकता काफ़ी बढ़ जाती है। बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? तो ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये बढ़ जाते हैं। एन प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में पंच संयोजी अपद्रव जैसे आर्सेनिक मिला दिया जाता है तो इस प्रकार की अर्धचालक प्राप्त होती है। तो एन टाइप के अर्धचालक में अपद्रव के रूप में आर्सेनिक मिलाया जाता है और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। इसी कारण एन से निगेटिव याद रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं, इसीलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। पी टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं? तो जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों होल की गति के कारण होती है, पी प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। होल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पी से पॉजिटिव, तो पी प्रकार के अर्धचालक में क्या होगा? होल का संख्या ज़्यादा होगा, ठीक है। शुद्ध अर्धचालक, इसमें जर्मेनियम में त्रिसंयोजी अपद्रव एल्यूमिनियम मिलाने से ऐसा अर्धचालक प्राप्त होता है। अगर शुद्ध अर्धचालक है तो उसमें जर्मेनियम मिलाएगा, त्रिसंयोजी अपद्रव मिलाना है तो एल्यूमिनियम मिलाएगा, जिसमें ऐसे अर्धचालक प्राप्त होंगे, ठीक है। अब नोट है, पंच संयोजी अपद्रव को परमाणुदाता डोनर एवं त्रिसंयोजी अपद्रव को परमाणुग्राही एक्सेप्टर कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लूसेंट में पिंक कलर का जो बॉक्स बना के नोट करके दिया जाता है, ये एकदम याद करने वाले पॉइंट रहती हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो ये पंच संयोजी अपद्रव को परमाणुदाता एवं
त्रिसंयोजी अपद्रव को परमाणुग्राही एक्सेप्टर कहा जाता है। अपद्रव मिलाए जाने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। डोपिंग क्या होता है? तो ये अपद्रव मिलाने की प्रक्रिया को ही डोपिंग करते हैं। ताप बढ़ाने पर चालक की चालकता बढ़ती है, परंतु चालक की चालकता घटती है। अब अति चालकता, सुपर कंडक्टिविटी। इसकी खोज सन 1911 ईस्वी में नीदरलैंड के भौतिक शास्त्री केमरलिंग ओंस ने की थी। अत्यंत निम्न ताप पर कुछ पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध शून्य हो जाता है। इन्हीं को अतिचालक, सुपर कंडक्टर कहते हैं और इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। अतिचालक न केवल धारा का सबसे अच्छा बहाव का माध्यम है, बल्कि ये एक पूर्ण चुंबकीय कवच भी है। अर्थात एक अतिचालक पूर्णतः प्रतिचुंबकीय होता है, जिसे कोई भी चुंबकीय रेखा भेद नहीं सकती है। अनुसंधान के दौरान यह भी देखा गया है कि कुछ धातुएं काफ़ी ऊंचे तापक्रम पर अतिचालक हो जाती है। उदाहरण के लिए नियोबिस्टन 180 केल्विन ताप पर अतिचालकता प्राप्त कर लेती है। कुछ अतिचालक मृत्तिकाएं थैलियम, बेरियम और कॉपर ऑक्साइड से युक्त होती है, जिनमें 120 केल्विन ताप पर अतिचालकता आ जाती है। कोई पदार्थ जिस ताप पर अतिचालक बनता है उसे उसका क्रांतिक ताप कहते हैं। वर्तमान में आधुनिक अनुसंधानों से अतिचालक के लिए क्रांतिक ताप को लगभग 240 केल्विन तक पहुंचा दिया गया है। अतिचालकता के महत्व को देखते हुए भारत सरकार ने फरवरी 1991 में राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान तकनीकी बोर्ड की स्थापना की, जो अतिचालकता के से संबंधित खोज कार्य का प्रबंध करती है। अब संधि डायोड, जंक्शन डायोड। जब पी प्रकार के अर्धचालक को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के चालक से जोड़ दिया जाता है तो इसे जंक्शन डायोड कहते हैं। ट्रांजिस्टर क्या होता है? तो एनपीएन तथा पीएनपी अर्धचालकों के श्रेणीक्रम संधि से अर्धचालकों की दूसरी युक्ति प्राप्त होती है, जिसमें उष्मा यानी ट्रायोड के गुण होते हैं। यह युक्ति ट्रांजिस्टर कहलाती है। जब एक एन टाइप अर्धचालक की पतली परत को दो पी टाइप अर्धचालकों के मध्य दबाकर रख दिया जाता है तो इससे पीएनपी प्रकार का ट्रांजिस्टर बन जाता है। जैसे ये पी टाइप ट्रांजिस्टर, ठीक। दो पी टाइप के ट्रांजिस्टर के बीच एक एन टाइप की पतली परत रख दी जाती है तो क्या बन जाएगा? पीएनपी प्रकार का ट्रांजिस्टर बन जाता है, जिसमें प्रथम पी टाइप क्रिस्टल का उत्सर्जन, दूसरे एन टाइप क्रिस्टल को आधार और तीसरे पी टाइप क्रिस्टल को संग्राहक कलेक्टर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे उत्सर्जक, इमिटर। दूसरे वाले को एन टाइप को क्या कहेंगे? आधार, बेस। और तीसरे वाले को क्या कहेंगे? कलेक्टर कहेंगे और संग्राहक कहेंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार ट्रांजिस्टर में धारा का प्रवाह कोटर होल के द्वारा होता है। इसी प्रकार एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाया जाता है। इसमें से प्रथम क्रिस्टल एन टाइप को उत्सर्जक, इमिटर, द्वितीय क्रिस्टल पी टाइप को आधार और तृतीय क्रिस्टल एन टाइप को संग्राहक कलेक्टर कहते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक, एम्पलीफायर, दोलित्र, ऑक्सीलेटर एवं मॉड्यूलेटर आदि के रूप में होता है। उष्मायनिक ट्रायोड की तुलना में इसका आकार काफ़ी छोटा होता है और इसके परिचालक की किसी उष्मा की आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए ट्रांजिस्टर युक्त उपकरण छोटे, हल्के और परिचालक में मितव्यापी होते हैं। अब नोट में ट्रांजिस्टर का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन बर्डीन, विलियम शाकले एवं वाल्टर वर्टेन ने 1948 ईस्वी में किया था, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कौन किया था? अमेरिका के वैज्ञानिक जॉन बर्डीन, विलियम शाकले एवं वाल्टर बर्टेन ने 1948 में किया था। कुछ आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। सब मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है टेलीविजन का अर्थ है दूर की वस्तुओं को देखना। इसकी सहायता से किन्हीं चित्रों, विभिन्न दृश्यों, चलती फिरती वस्तुओं आदि को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में दूरस्थ स्थानों तक भेजा जाता है। इसका आविष्कार 1923 ईस्वी में जॉन एल बेयर्ड ने किया। टेलीविजन द्वारा ध्वनि तथा दृश्य दोनों को एक साथ रेडियो तरंगों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को संप्रेषित किया जाता है। टेलीविजन के दो भाग होते हैं, एक है आइकनोस्कोप और एक है काइनोस्कोप। आइकनोस्कोप में यह चित्र द्वारा प्रकीर्णित स्कैटर्ड प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करता है, जिन्हें प्रवर्धित व मॉडलित करके दूरस्थ स्थानों को प्रेषित कर दिया जाता है।
और दूसरा है काइनोस्कोप। काइनोस्कोप में यह एक प्रकार का कैथोड किरण ऑसिलोग्राफ CRO है। इसकी कैथोड किरण गति को आइकोनोस्कोप से आने वाली विद्युत तरंगों से तुल्यकालित कर पर्दे पर चित्र व दृश्य के अनुसार प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती है। दृष्टि निर्बंध के कारण एक सतत चित्र पर्दे पर दिखलाई पड़ती है। ये परसिस्टेंट ऑफ विजन के कारण ये दिखलाई पड़ती है पर्दे पर। रडार होता है रेडियो संसूचक एवं सर्वेक्षण को संक्षिप्त रूप में रडार कहते हैं। रडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। इसके द्वारा रेडियो तरंगों की सहायता से आकाशगामी वायुयान की स्थिति व दूरी का पता लगाया जाता है। रडार से प्रेषित एवं वायुयान से परावर्तित तरंगों के मध्य समयांतर ज्ञात करके वायुयान की दूरी ज्ञात की जाती है। रडार का उपयोग वायुयानों के संसूचक, निर्देशक एवं संरक्षण में, बादलों की स्थिति व दूरी ज्ञात करने में, धातु व तेल भंडारों का पता लगाने में एवं वायुमंडल की उच्चतम परत एवं आयन मंडल की ऊंचाई आदि ज्ञात करने में किया जाता है। किसका प्रयोग? रडार का प्रयोग। रडार के आविष्कार का श्रेय रॉबर्ट वाटसन को है, जबकि रडार का प्रथम आदि प्रारूप प्रोटोटाइप बनाने का श्रेय 2 अमेरिकी वैज्ञानिक टेलर एवं यंग को जाता है। लेसर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका ये फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेसर का फुल फॉर्म का संक्षिप्त रूप है लेसर, जिसका अर्थ है विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन से प्रकाश परिवर्धन अर्थात प्रकाश तरंगों पर आधारित। लेसर एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण के प्रेरित उत्सर्जन द्वारा एक वर्णीय प्रकाश मोनोक्रोमेटिक प्रकाश को प्राप्त किया जाता है। लेसर इज ए प्रोसेस बाय विच वी गेट ए लाइट बीम विच इज कोहेरेंट, हाईली मोनोक्रोमेटिक एंड ऑलमोस्ट परफेक्टली पैरेलल होता है। लेसर तरंगों की आवृत्ति समान होती है तथा इसके विभिन्न तरंगों की कला फेज भी स्थिर होती है। इसके मूलभूत सिद्धांत की चर्चा सर्वप्रथम सन 1917 ईस्वी में आइंस्टीन द्वारा की गई थी, परंतु वास्तव में लेसर की खोज सन 1960 ईस्वी में अमेरिका की हेजेज अनुसंधान प्रयोगशाला में थियोडोर एच मैमिन द्वारा की गई। मूल रूप से लेसर में माणिक्य क्रिस्टल का उपयोग किया होता है, लेकिन वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के लेसर विभिन्न प्रकार के धात्विक पदार्थ से निर्मित होने लगे हैं। लेसर के गुण क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ लेसर। लेसर तरंगे एक वर्णीय मोनोक्रोमैटिक होती है, यानी विभिन्न तरंगों की आवृत्ति समान होती है। लेसर विकिरण को बहुत सूक्ष्म क्षेत्रों में फोकस किया जा सकता है। लेसर विकिरण की प्रति इकाई क्षेत्रफल तीव्रता बहुत अधिक होती है। लेसर का फोकस जब उच्च होता है तब लेसर की तीव्रता अपेक्षाकृत अधिक होती है। लेसर का प्रकाश उच्च निर्देशात्मक होता है और यह बहुत अधिक दूरी तक बिना अपसृत हुए संचरित हो सकता है। लेसर द्वारा छोटे प्रकाश स्पंदों का निर्माण करते हैं तथा इन स्पंदों की चौड़ाई को प्रारूप अवरोधन से कम किया जा सकता है। लेसर के द्वारा फेम्टो सेकेंड 10⁻15 सेकेंड्स के स्तर तक कार्य किया जाता है, जबकि उच्च स्तर की कंप्यूटरों की कार्यप्रणाली नैनो सेकेंड तक ही सीमित है। लेसर किरणों के प्रयोग सूचना तकनीकी में लेसर का उपयोग CD, DVD एवं CD-रोम्स, एकक डिस्को प्रकारों के संग्रहण या भंडारण में किया जाता है। लेसर का उपयोग स्कैनर उपकरण में भी किया जाता है। प्रकाश तंतु और अर्धचालक लेसर के सहसंयोजक से ऑप्टिकल सूचना प्रसंस्करण का उपयोग फिंगरप्रिंट पहचान उपग्रहों तथा उच्च उड़ान भरते एयरक्राफ्टों से खींची गई तस्वीरों के प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में किया जाता है। दूरी एवं समय मापने में लेसर के सहयोग से लंबाई तथा समय के मात्रकों का अत्यंत शुद्ध एवं स्थायी मान का निर्धारण किया जाता है, जिसके द्वारा बहुत लंबी दूरियों के साथ साथ अत्यंत छोटी दूरियों तथा अंतर परमाणविक दूरियों का शुद्ध निर्धारण भी किया जा सकता है। इस प्रकार लेसर की सहायता से परमाणुओं की आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन विश्वसनीय ढंग से किया जा सकता है। त्रिविमीय चित्र खींचने में
लेज़र प्रकाश के उपयोग से एक विशेष प्रकार के त्रिविमीय चित्र खींचे जा सकते हैं जिससे होलोग्राफी तकनीक संभव हो सके। वर्ष 1962 में Y.N. डेनिसुक ने होलोग्राफी का प्रथम उपयोग किया। उड़ान पथ के निर्धारण में हवाई यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए वायुयान के उड़ान पथ का शुद्धतम निर्धारण लेज़र के प्रयोग से किया जाता है। अंतरिक्ष में रॉकेट तथा उपग्रह के मार्गदर्शन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। औद्योगिक क्षेत्र में लेज़र का उपयोग मुख्य रूप से सर्वेक्षण, डेटा नेटवर्क उपलब्ध कराने, पदार्थों का प्रसंस्करण, गैर विनाशकारी परीक्षण आदि में किया जाता है। अत्यंत कठोर वस्तुओं को काटने, कपड़ा काटने, पुल, भवन, सुरंग, पाइप खनन आदि के सर्वेक्षण एवं निर्माण कार्य, बिना किसी हानि के वेल्डिंग करने, हीरे को तराशने, रत्न प्रसंस्करण, सिरेमिक, प्लास्टिक, कार्डबोर्ड आदि से संबंधित उद्योगों में लेज़र का उपयोग सफलतापूर्वक किया जा रहा है। प्रतिरक्षा क्षेत्र में लेज़र का प्रयोग प्रक्षेपास्त्रों तथा समान अस्त्रों में लक्ष्य की दूरी का शुद्धतम अनुमान लगाने तथा उनको निर्देशित करने के लिए किया जाता है। स्टार वार्स प्रोग्राम के अंतर्गत लेज़र की विध्वंस क्षमता का प्रयोग प्रक्षेपास्त्रों को आकाश में ही नष्ट करने के लिए किया जाता है। रसायन विज्ञान में लेज़र का उपयोग उपचार उपकरण तथा रासायनिक अभिक्रिया में अभिप्रेरण या उत्प्रेरण के माध्यम में के रूप में किया जाता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा में आधुनिक युग में भयावह बीमारियों के निदान में लेज़र की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेज़र के उपयोग से कैंसर के उपचार, हृदय की धमनियों में रक्त के जमने से उत्पन्न अवरोधों को दूर करने, नेत्रों के विभिन्न प्रकार के ऑपरेशनों आदि में किया जाता है। नेत्र चिकित्सा के अंतर्गत एक्साइमर, लैसिक, लेजर जैसे आधुनिक तकनीक द्वारा स्थायी रूप से चश्मों से छुटकारा दिलाया जा रहा है। आर्गन तथा क्रिप्टॉन आयन लेज़र का उपयोग रेटिना उपचार सहित आँखों के अन्य रोगों के इलाज के लिए किया जा रहा है। नेत्र में लेंस के आकार को ठीक करने के लिए लेज़र रेडियल केरेटोटोमी नेत्र में लेंस के आकार को ठीक करने के लिए लेज़र रेडियल केरेटोटोमी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। ऑप्टिक फाइबर इंडोस्कोप में लेज़र के उपयोग से रोगी के शरीर को खोले बिना ही रक्त स्रावित अल्सर जैसी बीमारियों का पूर्ण सफल इलाज संभव हुआ है। लेज़र द्वारा पित्ताशय, गॉलब्लैडर तथा गुर्दा किडनी की पथरी का उपचार पूर्ण कारगर ढंग से किया जा रहा है। लेज़र का प्रयोग हृदय के बाईपास सर्जरी में भी किया जाता है। भारत में लेज़र प्रौद्योगिकी, अब भारत में लेज़र प्रौद्योगिकी का क्या हाल है अभी वो पढ़ लेते हैं। भारत में लेज़र प्रौद्योगिकी के उपयोग की शुरुआत कब हुई? 1960 के दशक में हुई। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा 1964 में गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेज़र का निर्माण किया गया। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा टैंक तथा तोप गनों के लिए लेज़र रेंजर्स, फाइंडर्स, लेज़र मटेरियल, अर्धचालक लेज़र और लेज़र उत्पादन क्रिस्टल आदि का विकास किया गया। अब मेसर है। मेसर माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन का संक्षिप्त रूप है, जिसका हिंदी रूपांतरण है विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा माइक्रो तरंगों का प्रवर्धन। मेसर के आविष्कार का श्रेय 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों गॉर्डन, गीगर और टाउन्स को जाता है। 1955 ईस्वी में मेसर भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस आधार पर लेज़र कार्य करता है। लेज़र में प्रकाश किरणें उत्पन्न होती है जबकि मेसर में सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती है। लेज़र में प्रकाश किरणें उत्पन्न हो रही थी, देख रहे हैं हम लोग, पढ़े हैं आगे मतलब पीछे, और मेसर में सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न होती है, बस यही डिफरेंस है। मेसर तरंगों का उपयोग रडार में करके कृत्रिम उपग्रहों आदि का ठीक पता लगाया जाता है तथा कई ग्रहों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जाती है। मेसर तरंगों का उपयोग समुद्र के अंदर संदेश भेजने में, ये याद रखिएगा, समुद्र के अंदर संदेश भेजने में मेसर का प्रयोग किया जाता है। लेज़र की तरह मेसर तरंगों के द्वारा कई रोगों का इलाज भी किया जाता है। मेसर के द्वारा भी कई रोगों का इलाज होता है जिस तरह लेज़र से होता था। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे खगोल की, और खगोल की फिनिश करेंगे उस चैप्टर में।
हम लोग लुसेंट साइंस का फिजिक्स का एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, ताकि कोई भी पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर है तो छूट नहीं जाए। इसीलिए ऐसा कोई भी वीडियो में कहीं भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया होगा, एक एक लाइन कोई लुसेंट का नहीं पढ़ाया होगा। लोग गैप मतलब छोड़ छोड़ के पढ़ा देते हैं, या फिर अपना अपना अलग से मतलब उसमें ऐड करते रहते हैं। लेकिन ये सिर्फ लुसेंट का सीरीज़ है, तो लुसेंट का ही हम लोग पढ़ेंगे। और ये हम लोग का चैप्टर टॉपिक ख़त्म हुआ है इलेक्ट्रॉनिकी, और फिर अब खगोल की नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। अगर आप लोग पीछे का और भी टॉपिक्स नहीं देखे हैं, 22-23 टॉपिक हो गया है फिजिक्स का, तो जाके प्लेलिस्ट बना हुआ देख सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग।